दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बकरियां पृथ्वी के सबसे कामयाब जानवरों में से एक है। भले ही आपने कभी ध्यान ना दिया हो, किंतु ये सच है। एक खुरधारी जानवर होने के बावजूद भी बकरी पेड़ों पर चढ़ सकती है और मज़े से ऊंचे पेड़ों पर लगी पत्तियों को खा सकती है। पेड़ तो छोड़िए, ये हद से ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाती है। आपको पता है कि जब कोई हिम तेंदुआ पहाड़ी बकरियों का पीछा करता है तो अपने बचाव के लिए बकरियां क्या कदम उठाती है। असल में बकरी पहाड़ों पर और अधिक ऊंचाई की ओर दौड़ती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चढ़ाई के मामले में हिम तेंदुआ इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हाँ, जो बकरी चढ़ाई की बजाय नीचे ढलान की ओर दौड़ना शुरू कर देती है, उसकी मौत हिम तेंदुए के हाथों निश्चित ही मानी जाती है। खैर, बकरियों को यदि वर्षा वनों में भी छोड़ दिया जाए तो इन्हें वहाँ भी कोई समस्या नहीं होती और इन्हें रेगिस्तानी भूमि में भी आसानी से रहते हुए देखा जा सकता है। लेकिन बकरियों की खूबी सिर्फ ये नहीं है कि ये हर माहौल में रहने के अनुकूल ढल जाती हैं, बल्कि इस जीव की असल खूबी ये है कि बकरियाँ कुछ भी खा सकती हैं, कुछ भी। यहाँ तक कि यदि आप इन्हें मांस मछली भी खिलाएं तो भी इन्हें कोई समस्या नहीं होती, बल्कि ये मांसाहार को भी आराम से डकार जाती है। वहीं शाकाहारी भोजन में तो शायद ही कोई ऐसी वनस्पति हो जिन्हें खाने से बकरी परहेज करती हो। ये कटेली झाड़ियों से लेकर फल फूल सब्जियां या जो कुछ भी मिले उसे खा जाती है। अब इंसानों ने बकरियों की इस खूबी को बहुत पहले ही पहचान लिया था, जिस वजह से इंसानों द्वारा इन बकरियों का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि धरती के इस सबसे विशाल कछुए का जीवन खतरे में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बकरियों के कारण कछुओं का जीवन कैसे खतरे में आ सकता है, तो अपने इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जब इंसान इस काबिल हो गया था कि वो समुद्री जहाज़ों में लंबी लंबी यात्राएं कर सके, तो इंसानों को एक साधारण सी समस्या का सामना करना पड़ा। अक्सर समुद्री जहाज़ों के ख़राब हो जाने की स्थिति में या रास्ता भूल जाने के हालातों में भी इंसानों को बीच समुद्र में बसे छोटे छोटे द्वीपों पर अपना बसेरा बनाना पड़ता। अब इन द्वीपों पर भोजन की समस्या बड़ी ही विकट रहती, क्योंकि अधिकतर द्वीपों का मुख्य जीव पक्षी ही होते हैं, जिन्हें पकड़ पाना हमारे लिए बेहद कठिन रहता है। यही वजह है कि किसी द्वीप पर फंस जाने के बाद ज़्यादातर मौक़ों पर इंसान भूख के कारण मारे जाते। इसलिए समुद्र में लंबी यात्राएं करने वाले लोगों ने इस समस्या का एक विशेष समाधान निकाल लिया। वो ये कि समुद्र में सैर को निकलने वाले नाविक अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी द्वीपों पर अपने साथ समुद्री जहाज़ों में भरकर लाई गई बकरियों को छोड़ देते। जैसा कि हम जानते ही हैं कि अपनी विशेष खूबियों के दम पर बकरियाँ विषम से विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम है। ये मुश्किल से मुश्किल स्थान पर जाकर घास के आखिरी तिनके तक को चट कर जाती हैं। अब ऐसे में जब भी इंसान वापस से किसी ऐसे आइलैंड पर आते जहां उन्होंने बकरियों को छोड़ा था, तो जाहिर है कि अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर उन बकरियों को शिकार बनाना इंसानों के लिए अधिक मुश्किल कार्य नहीं होता होगा। यानी आइलैंड्स पर अपनी संख्या बढ़ाती है बकरियां समुद्री नाविकों के लिए मांस का ताज़ा स्रोत बन चुकी थी। किंतु समस्या तब शुरू हुई जब इंसानों ने इन आइलैंडों पर धीरे धीरे जाना कम कर दिया या जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। देखिए, अतीत में हमारे पास आइलैंड्स पर जाने की कई वजह हुआ करती थी, जिनमें से एक थी वहाँ से पक्षियों के मल को ढोकर लाना। भले ही आज आपको ये बात अजीब लगे, किंतु किसी समय पक्षियों का मल, जिसे हम सामान्य भाषा में बीट भी कह देते हैं, हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। अपनी खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके महान वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबर ने एक के बाद एक कई खोजें करते हुए 1910 के दशक में हवा से कृत्रिम नाइट्रोजन अलग करने की विधि की खोज की, जिसके बाद फसलों में छिड़के जाने वाला उर्वरक विकसित हो पाया। किंतु इस उर्वरक की खोज होने से पहले तक हम फसलों को पोषित करने के लिए जानवरों के गोबर, जिसमें बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, पर ही निर्भर थे। ऐसे में यूरोप के कई सारे देशों ने अपनी समुद्री यात्राओं में पाया कि आइलैंड्स पर बड़ी मात्रा में पक्षियों के मल का भंडार जमा हुआ है। ये भंडार हजारों लाखों सालों से यहाँ जमा हो रहा था। अनेकों द्वीपों पर तो पक्षियों के मल के पहाड़ तक बन चुके थे और पक्षियों का ये मल फसलों के लिए नाइट्रोजन का बेहतरीन स्रोत था। आपको शायद यकीन ना हो, किंतु पक्षी के मलों के इन पहाड़ों को हथियाने के लिए कई यूरोपियन देश एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ तक किया करते थे। परंतु जब कृत्रिम उर्वरक की खोज हो गई तो उसके बाद इंसानों को कम से कम पक्षियों के मल को हासिल करने के लिए तो किसी द्वीप पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इन सब के अतिरिक्त वर्तमान समय में हमारे समुद्री जहाज भी बेहद शक्तिशाली और
और उन्नत है। हमारे पास बेहतरीन जीपीएस सिस्टम है, जिस कारण बीच समुद्र में किसी जहाज का रास्ता भटक जाना लगभग असंभव सा ही कार्य है। यानी अब ऐसा नहीं होता कि हमें दुर्घटनावश किसी आइलैंड पर शरण लेनी पड़े और वहां मौजूद बकरियों को अपना शिकार बनाना पड़े। इसका सीधा सा मतलब है कि बकरियां आज तेजी से उन द्वीपों पर अपनी संख्या बढ़ा रही है जिन द्वीपों पर इंसानों ने इन्हें अतीत में अपना भोजन बनाने हेतु छोड़ा था। जाहिर है ऐसे में सभी द्वीपों पर ना सही, लेकिन कुछ न कुछ द्वीपों पर तो बकरियों की बढ़ती संख्या समस्या जरूर पैदा करेगी ही। और इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा गैलापागोस द्वीप समूह की। ये द्वीप समूह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भूमध्य रेखा के बीचों बीच स्थित है। बकरियां इस द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं थी, बल्कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ नाविकों द्वारा बकरियों को लाया गया ताकि वो बकरियां गैलापागोस द्वीप समूह में रहकर अपनी संख्या बढ़ाए और वक्त आने पर इंसानों का भोजन भी बन सके। अगले 70-80 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, किंतु वर्ष 1980 के दशक के अंत तक बकरियों की आबादी गैलापागोस द्वीप समूह पर अचानक खतरनाक दर से बढ़ने लगी, जिसकी वजह थी बाहरी मानवों द्वारा अब इन द्वीप समूह पर आना काफ़ी कम कर देना। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि समुद्री तूफानों के चलते 80 के दशक में गैलापागोस द्वीप समूह पर भारी बारिश हुई और इस बारिश के कारण फैली वनस्पति ने यहाँ मौजूद बकरियों को अपनी संख्या बढ़ाने के भी अच्छे अवसर दिए। खैर वजह एक से अधिक हो सकती है, किंतु परिणाम एक ही था। बकरियों की बढ़ती संख्या ने गैलापागोस द्वीप समूह के मूल निवासी जीवों का जीना दुश्वार कर दिया, खासकर के इस विशाल कछुए का जो पिछले करोड़ों वर्षों से गैलापागोस द्वीप समूह को अपना घर बनाए हुए था। ये कछुआ 200 से 250 किलोग्राम तक भारी हो जाता है, यानी ये किसी इंसान को भी घोड़े की ही तरह अपनी पीठ के ऊपर बैठा सकते हैं। वो अलग बात है कि इन बेचारों के पास गति घोड़े वाली नहीं है। गैलापागोस कछुओं की दौड़ने की रफ्तार 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, यानी अपना पूरा जोर लगाकर यह कछुआ 1 घंटे में करीब 250 मीटर की ही दूरी तय कर पाता है। हालांकि अपने प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि यदि कोई मादा दिखाई दे जाए तो नर गैलापागोस कछुआ 1 घंटे में 1 किलोमीटर की विशाल दूरी भी लांघ सकता है। हो सकता है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना आपको कोई बड़ी बात ना लगती हो, परंतु बेचारे इस सुस्त प्राणी के लिए ये गति बेहद ही मेहनत भरा हुआ कार्य है और थकान से भरा हुआ भी, खासतौर से तब जब वो मादा उस नर को देखकर मुंह फेर ले जिसके लिए नर ने इतनी तेज गति हासिल की थी। खैर 1980 के दशक के बाद जब गैलापागोस द्वीप समूह पर बकरियों की संख्या हद से ज़्यादा हुई तो बकरियों ने इस द्वीप की हर उस चीज़ को निगल लिया जिसे खाकर बेचारे यहाँ के विशाल कछुए अपना जीवन निर्वाह करते थे। असल में गैलापागोस कछुओं का मुख्य भोजन शाकाहारी ही होता है। ये पत्तियाँ आदि चबाकर ही अपना जीवन जीते हैं। ये विशाल कछुए एक दिन में करीब 16 घंटे तक सोते रहते हैं और 4 घंटों तक उबासी लेते हैं, यानी बाकी बचे मात्र 4 घंटों के दौरान ही ये कछुआ अपना भोजन तलाशता है। निश्चित तौर पर जीवन की दौड़ में यह सुस्त प्राणी बकरियों से पिछड़ जाने वाला था और लुप्त हो जाने वाला था। यही अनुमान प्रत्येक वैज्ञानिक का था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि गैलापागोस द्वीप समूह पर मौजूद बकरियों का कुछ नहीं किया गया तो इस विशालकाय एवं शानदार कछुए का इस धरती से विलुप्त हो जाना तय है। तुरंत इक्वेडोर, जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है, की सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इक्वेडोर ही वो देश है जिसके अंतर्गत गैलापागोस द्वीप समूह आता है और इस देश ने निर्णय लिया कि यदि गैलापागोस कछुओं को खतरे से निकालना है तो खतरे को ही समाप्त करना होगा, यानी इस द्वीप समूह पर मौजूद बकरियों की हत्याएं करनी होगी। जल्द ही दुनिया भर से बेहतरीन शिकारी गैलापागोस द्वीप समूह पर भेजे जाने लगे और एक के बाद एक बकरियों को गोलियों से भुना जाने लगा। सुनने में तो यह अच्छा नहीं लगता, किंतु इसके अतिरिक्त इक्वेडोर सरकार के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हालांकि शुरुआत में ये योजना भी बकरियों को समाप्त करने में कामयाब नहीं रही। दरअसल जिन शिकारियों को गैलापागोस द्वीप समूह पर भेजा गया था वो यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनमें से अधिकतर इस द्वीप को छोड़कर वापस भाग गए। इसके बाद यह काम सेना को सौंपा गया। सोचे कि बकरियों के खिलाफ लड़ाई करने हेतु सेना को मैदान में उतार दिया गया था। हालांकि सेना के सामने भी एक समस्या थी। सेना का कहना था कि वो बकरियों को समाप्त करने के लिए खास गोलाबारी करने वाले हैं, जिस वजह से गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले इंसानों को खतरा हो सकता है। इसलिए वर्ष 1997 तक गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले अधिकतर इंसानों को ये द्वीप लगभग पूरी तरह से खाली करने पड़े और सेना द्वारा प्रोजेक्ट इसाबेला के नाम से पहचाने जाने वाला एक बड़ा अभियान चलाया गया। ये अभियान वर्ष 2006 तक
चला, जिसका मकसद न सिर्फ बकरियों को समाप्त करना था अपितु गैलापागोस द्वीप समूह और आसपास के कई द्वीपों पर सूअर एवं गधों की संख्या को भी नियंत्रित करना था। इस अभियान में उन्नत उपकरण और पर्याप्त मारक क्षमता का उपयोग किया गया। हेलीकॉप्टरों से गोलियां चलाई गई, कहीं कहीं तो बम तक गिरा दिए गए। शिकारी कुत्तों को बकरियों के पीछे दौड़ाकर उन्हें मारा गया। यानी लगभग 200 साल से गैलापागोस द्वीप समूह पर मजे का जीवन जी रही बकरियों पर अचानक ही मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन क्या ये अभियान कामयाब हुआ? कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। पहले 6 वर्षों में ही मतलब वर्ष 2003 तक गैलापागोस द्वीप समूह पर करीब 2 लाख बकरियों का सफाया कर दिया गया और अब इन द्वीप समूह पर मात्र 15 से 20 हज़ार बकरियां ही बाकी रह गई थी। लेकिन इन आखिरी बची बकरियों को भी मारना सेना के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया था। दरअसल शुरुआत में बकरियों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि इन बकरियों ने गैलापागोस द्वीप समूह पर लंबे समय से बेखौफ जीवन जिया था, इसलिए वो इंसानों को अपने आसपास देखकर घबराती नहीं थी। किंतु लगातार 6 सालों तक इंसानों के हमले देखते देखते बकरियां भी अब बुद्धिमान हो चली थी। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनते ही ये बकरियां खुद को घनी झाड़ियों में छुपा लेती। शिकारी कुत्तों को अपनी ओर आता देख वो एकजुट होकर हमले की मुद्रा में आ जाती। वैसे भी जिस इलाके में लाखों बकरियां रहती हों, अब वहां हजारों ही बाकी बची थी। ऐसे में थोड़ी संख्या में बची उन बकरियों को ढूंढ पाना भी बड़ा ही कठिन कार्य बन चुका था। और इन आखिरी बची बकरियों को जिंदा भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि वो फिर से प्रजनन करते हुए अपनी संख्या बढ़ा लेती और सरकार को उन्हें मारने हेतु एक बार फिर से अभियान शुरू करना पड़ता। पहले इस अभियान में करोड़ों रुपए पानी के भांति बहाए जा चुके थे। ऐसे में सरकार कुछ दशकों बाद फिर से एक ऐसे ही अभियान का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थी। पूरी घटना को समझते हुए सेना ने एक नया प्रयोग किया। कुछ बकरियों को बड़ी ही मेहनत करके जिंदा पकड़ा गया और उसके बाद उनकी नसबंदी कर दी गई और फिर उन बकरियों पर लाल रंग पोत दिया गया ताकि वो दूर से ही दिखाई दे जाएं। उसके बाद इन पकड़ी गई बकरियों पर रेडियो कॉलर लगा दिए गए ताकि वो जिस ओर भी जाएं सेना को उनकी लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। इसके बाद उन बकरियों को वापस से जंगल में छोड़ दिया गया। जाहिर है वो बकरी जल्द ही अपने अन्य साथियों को ढूंढती हुई झुंड से जा मिली। यानी कहना चाहिए कि लाल रंग से पोती हुई कुछ बकरियां इंसानी सेना के गुप्तचरों के रूप में बाकी की बकरियों के बीच में जाकर रहने लगी। ऐसे में उन बकरियों पर लगे रेडियो कॉलर के जरिए उनके झुंड की लोकेशन भी सेना को मिलने लगी और अब सेना द्वारा उन छुपी हुई बकरियों को ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। सेना के फौजी रेडियो सिग्नल का पीछा करते और अपनी गुप्तचर बनी बकरी को छोड़कर बाकी की सारी बकरियों को मार डालते। ऐसे में जिंदा छोड़ी गई सेना की गुप्तचर बकरी किसी दूसरे झुंड को खोजती और उसमें शामिल हो जाती और सेना के पास फिर से एक नई लोकेशन होती। यानी रेडियो कॉलर लगी बेचारी वो बकरियां अनजाने में अपने ही साथियों के साथ दगा कर रही थी। ये नई विधि सेना के लिए बड़े ही काम की सिद्ध हुई और अगले 3 वर्षों में गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाली लगभग तमाम बकरियां समाप्त हो गई। अब वहां केवल वही बकरियां बची थी जिन्हें रेडियो कॉलर लगा हुआ था और चूंकि इन बकरियों की तो पहले से ही नसबंदी की जा चुकी थी, इसलिए सेना को इनके जरिए बकरियों की संख्या बढ़ने जैसी कोई समस्या नहीं थी। वैसे जब इस पूरे मिशन का अंत हुआ तो वैज्ञानिकों के पास एक सुखद खबर थी। लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके गैलापागोस द्वीप समूह पर अब एक बार फिर से हरियाली छाने लगी। वहां के मूल पौधे एवं पेड़ अब दोबारा से फल फूल रहे थे और सबसे बड़ी बात, अब यहां एक बार फिर से विशाल कछुए तेजी से बढ़ने लगे थे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अब इन द्वीपों पर विशाल कछुओं की संख्या 20,000 के आसपास हो गई है। हालांकि बकरियों के इन द्वीपों पर जाने से पहले ये कछुए लाखों की संख्या में थे, इसलिए अभी भी इनकी संख्या पहले से तो काफ़ी कम है, किंतु ये तेजी से बढ़ रही है। शायद आने वाले 1 दशक में ये द्वीप फिर से विशाल कछुओं से भर जाएंगे। वैसे इस पूरी कहानी में एक दुखद खबर ये रही कि विशाल कछुओं को पुनः स्थापित करने के लिए बेचारी मासूम बकरियों को मारना पड़ा। याद रखिए, वो बकरियां खुद से इन टापुओं पर नहीं पहुंची थी, अपितु उन्हें इंसानों ने ही वहां पहुंचाया था ताकि वक्त आने पर उन्हें अपना भोजन बना सके। यानी विशाल कछुओं की पुनर्स्थापना के रूप में जिस परिस्थिति को सुधारने की शाबाशी इंसान अपने आप को दे रहे हैं, उस परिस्थिति को बिगाड़ने वाले भी इंसान ही थे। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी हरे भरे पेड़ को आप काट गिराए और उसके बाद उस जगह पर एक छोटा सा पौधा लगाकर कहे कि देखा मेरा कमाल, मैंने धरती को बंजर होने से बचा ही लिया। वस्तुतः जानकार मानते हैं कि हमें प्रकृति के कार्यों में
कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, परंतु गैलापागोस द्वीप समूह पर हमने ऐसा 2 बार किया। पहली बार वहां बकरियों की संख्या बढ़ाई और दूसरी बार उन बकरियों को मार डाला, ये सोचकर कि कछुओं की विलुप्ति रोकने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि पृथ्वी के इतिहास में झांका जाए तो विलुप्ति भी जन्म जितनी ही साधारण घटना है। जरा सोचें कि यदि डायनासोर कभी विलुप्त ना होते तो क्या हम आज इस दुनिया में मौजूद होते? निश्चित तौर पर नहीं। वस्तुतः डायनासोरों का विलुप्त होना सभी स्तनधारी जीवों की प्रजातियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इस हिसाब से देखा जाए तो गैलापागोस द्वीप समूह पर बकरियों की संख्या बढ़ जाने से शायद यहाँ भी आने वाले भविष्य में जीवन की एक नई शुरुआत पनप उठती। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इन द्वीपों पर बकरियों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी थी कि आने वाला भविष्य खुद उन बकरियों के लिए ही एक आपदा बन जाने वाला था। बकरियां गैलापागोस द्वीप समूह की पूरी वनस्पति को समाप्त करते हुए एक समय खुद भी भूखी मारी जाती और इन द्वीपों से विलुप्त हो जाती। असल में किसी भी स्थान पर फलते फूलते जीवन के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उस स्थान पर कुछ ऐसे शिकारी जीव भी हों जो शाकाहारी भोजन खाने वाले जानवरों को मारकर उनकी संख्या को नियंत्रित रख सके। परंतु गैलापागोस द्वीप समूह पर कोई भी मांसाहारी जीव इतना बड़ा आकार नहीं रखता था जो वहां मौजूद बकरियों को अपना शिकार बना सके। इसी कारण इंसानों के द्वारा इन बकरियों का तेजी से सफाया किया गया। अब यहाँ एक अन्य सवाल भी खड़ा होता है, वो ये कि उन बकरियों को मारने के बाद उनके मांस का क्या इस्तेमाल किया गया? क्या उस मांस को दूसरे देशों में ले जाकर बेच दिया गया? सच पूछे तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ बकरियों को तो गैलापागोस द्वीप समूह पर गए फौजियों द्वारा अपना भोजन बना लिया गया और बाकी के शवों को यूं ही सड़ता हुआ छोड़ दिया गया। दरअसल वैज्ञानिकों का ये मानना था कि बकरियों के अपघटित होते शव भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के काम आएंगे। बकरियों का मांस जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे यहाँ की वनस्पति तेजी से वृद्धि करेगी। वैसे भी गैलापागोस द्वीप समूह दुनिया के बाकी के देशों से बिल्कुल ही अलग थलग है। यहाँ मांस का परिवहन करने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता। मांस को सड़ने से बचाने के लिए फ्रीज या बर्फ इत्यादि बड़ी संख्या में लाने पड़ते। मृत बकरियों के शव को इकट्ठा करने के लिए लोगों की भी आवश्यकता पड़ती और जंगली वातावरण में यह काम करना लगभग असंभव सा ही कार्य था। ऊपर से तब जब गैलापागोस द्वीप समूह पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ जंगलों में घूमते हुए अनेकों फौजी हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए थे, जिनमें से कई तो मारे भी गए। यानी इन द्वीपों पर बकरियों के शवों को निकालने का काम फायदे कम करता और नुकसान अधिक। इसलिए बकरी के शवों को वनस्पतियों के विकास हेतु छोड़ देना ही अधिक उपयुक्त समझा गया। मेरे अनुमान से सड़ते हुए इन शवों के कारण बदबू तो बड़ी मात्रा में फैली होगी, जिस कारण फौजियों का इन द्वीपों पर रहना ही दुश्वार हो गया होगा। पर क्या करें, कुछ नया करने के लिए परिस्थितियों से तो जूझना ही पड़ता है। हालांकि पुरानी बातों को छोड़कर अब यदि ये जाना जाए कि वर्तमान समय में गैलापागोस द्वीप समूह पर क्या स्थिति है, तो आपको बता दूं कि इस द्वीप समूह में 19 द्वीप आते हैं, जिनमें से 16 द्वीपों पर बकरियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लेकिन 3 द्वीपों पर अभी भी बकरियों की समस्या कुछ हद तक बरकरार है। इन 3 द्वीपों की कुछ बकरियां किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब रही, जो अब एक बार फिर से यहां अपनी संख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। मेरे ख्याल से इस प्यारे से जीव को थोड़ी संख्या में तो इन द्वीपों पर जीने देना चाहिए और बाकी सब प्रकृति के भरोसे छोड़ देना ही उचित होगा। वैसे भी गैलापागोस द्वीप समूह प्रकृति विकास को समझने में बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। शायद आपको पता नहीं हो, किंतु मानव इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इन्हीं द्वीपों पर रहते जीवों को ही देखकर अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को पेश करने की युक्ति सूझी थी। वर्ष 1831 में जब डार्विन इंग्लैंड से 5 साल की यात्रा पर निकले थे, तो उनके मन में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं थी। लेकिन जब उनका जहाज गैलापागोस द्वीप समूह पर आकर रुका, तो उन्होंने पाया कि इन द्वीपों के जीव एक ही नस्ल के थे, परंतु प्रत्येक द्वीप पर हुए वातावरण परिवर्तन के अनुसार इन जीवों में भी बदलाव आ चुके थे। उदाहरण के लिए, जिन द्वीपों पर घास अधिक थी, वहां के कछुओं की गर्दन बेहद छोटी थी, क्योंकि उन्हें केवल जमीन से ही घास खानी होती थी। वहीं जिन द्वीपों पर घास की बजाय पौधे अधिक थे, वहां पर पहले वाले द्वीपों जैसे ही दिखाई देने वाले कछुए मौजूद थे, किंतु उन कछुओं की गर्दन कहीं अधिक लंबी थी, ताकि वो अपनी गर्दन को ऊंचा उठाते हुए पौधों की पत्तियों को अपना भोजन बना सके। ठीक इसी तरह से इगुआना, जो कि एक प्रकार की छिपकली होती है, में भी एक जैसा दिखाई होने के बावजूद द्वीपों के मुताबिक मामूली अंतर थे। जो द्वीप अधिक हरे भरे थे, वहाँ की इगुआना छिपकली पानी से दूर रहती थी। वो तैरने में बिल्कुल भी माहिर नहीं थी, क्योंकि वो जमीन पर उगने वाले कैक्टस जैसे पौधों और कीटों को ही अपना निवाला बनाती थी।
वहीं जो द्वीप बंजर थे वहां पाए जाने वाले इग्वाना समुद्री शैवाल और छोटे समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाने के लिए तैरने में बेहद ही निपुण हो चुकी थी। ये इग्वाना घंटों तक पानी के भीतर सुगमता से रह लेती थी। एक ही प्रजाति के जीवों में ऐसी अनोखी विभिन्नता ने डार्विन को जीवों का विकास क्रम समझने के मामले में एक नई दिशा दी और आगे चलकर डार्विन ने जीवों के क्रम विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इन सिद्धांतों ने जितनी खलबली विज्ञान के क्षेत्र में मचाई उससे कहीं अधिक खलबली धर्म के क्षेत्र में मचा डाली, क्योंकि धार्मिक लोगों का तो यही मानना था कि ईश्वर ने सभी जीवों को अलग अलग अपने हाथों से बनाया है, लेकिन डार्विन के सिद्धांतों के अनुसार प्रकृति प्रत्येक जीव को उसके माहौल के अनुसार चुनती है और इस चुनाव में ईश्वर का हाथ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। खैर, डार्विन के विवादास्पद सिद्धांतों की अधिक चर्चा इस वीडियो में करना ठीक नहीं होगा। हाल फिलहाल गैलापागोस द्वीप समूह पर हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। यहाँ के मूल निवासी विशाल कछुए समेत इग्वाना छिपकलियाँ भी तेजी से इन द्वीपों पर अपनी संख्या बढ़ा रही है। ये और बात है कि इन हालातों को सुधारने के लिए इंसानों द्वारा लाखों की संख्या में बकरियों को मारा गया है और जीवों की कुछ विशेष प्रजातियों को बचाने के लिए बकरियों को मार डालने का ये कदम किसी एक व्यक्ति के नज़रिए से सही भी हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से गलत भी हो सकता है। आपका इस कदम के बारे में क्या मत है? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अपना कीमती समय निकालकर अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।